यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी मिलेगा। जमी बंजर क्या, यहाँ पर जल भी मिलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे दोस्त, इन्हीं रातों के दम पे सुनहरा कल भी मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहती थी। तो यार ऐसा नहीं होता है कि कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, चाहे कोई जितना भी पढ़ने वाला हो, डिस्ट्रैक्ट तो हर कोई होता है। कैसे अवॉइड करनी है, मैं आपको 3 चीज़ें बताती हूँ जो मैं करती थी। सबसे पहली चीज़, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा आपका पढ़ने का मन होता है। कभी कभी आप लो भी फील करते हो कि मैं ही क्यों उठाऊं, सब सो रखे हैं, मुझे ऐसा ज़िंदगी में पढ़ के क्या मिल जाएगा। तो उन चीज़ों के आंसर के लिए फिर आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करती थी, मैं एमबीबीएस की शॉर्ट्स देखती थी। एक वही चीज़ थी जो मुझे मोटिवेट करती थी। मुझे लगता था नहीं, मुझे वहीं जाना है, मुझे भी वही ज़िंदगी चाहिए, क्योंकि क्या मैं कैपेबल नहीं हूँ उसके लिए। तो ये सोच के फिर मैं पढ़ने लगती थी। और जो सेकंड चीज़ मैं करती थी, अपने नोटबुक में एक लाइन खींच के यहाँ पे लिख लेती थी कि अगर मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या चेंजेस आएंगे। आप जब वो पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करोगे ना, तब आपके अंदर से खुद से मोटिवेशन मिलना स्टार्ट होगा कि नहीं, मुझे पढ़ना है, ताकि मैं ज़िंदगी में ये कर पाऊँ जो जितने भी मेरे ड्रीम्स हैं, जो मैंने देख रखे हैं कि हाँ सिलेक्शन के बाद मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। कि मैंने कैसे 355 स्कोर किया बायोलॉजी में। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप विश्वास करो ना करो, आई डोंट नो, लेकिन मैं 360 स्कोर करने वाली थी। जो एक क्वेश्चन है वो मेरा गलती से गलत हो गया। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आपको एग्जाम में वो चारों ऑप्शन ऐसे लगे ना कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मैं तब आपको बोलूँगी कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आना। लेकिन जब आपको लगे ना कि नहीं, 2 ऑप्शन में मुझे डाउट है, तब मैं आपको बोलूँगी कि नहीं, आप उसमें तुक्का लगा के आना। तो मैंने वही किया था कि मुझे 2 ऑप्शन में डाउट था। तो क्या हुआ कि मैंने क्वेश्चन पेपर पे तो वो सही मार्क कर दिया, जो तुक्का था वो सही लग गया मेरा। लेकिन जब मैं ओएमआर फिल करने लगी तो उस टाइम पे क्या था कि जो मैम थी वो बिल्कुल पेपर लेने पे आ गई थी। तो मैंने वो हड़बड़े के चक्कर में गलत सर्कल फिल कर दिया। लेकिन फिर भी चलो, मुझे वो क्वेश्चन नहीं आता था, मैं तुक्का ही मार रही थी उसमें। तो अब बात करते हैं कि बायोलॉजी मैंने कैसे पढ़ी थी। उसको मैं की पॉइंट्स में बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ कि बायो के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। अब एनसीईआरटी पढ़ने का ये मतलब नहीं होता कि आपने ऊपर ऊपर से देख लिया। मैंने भी अपने सारे ड्रॉप में यही गलती की है कि ऊपर ऊपर से पढ़ा है। ऐसे नहीं पढ़ना होता। एनसीईआरटी को पूरे एक एक लाइन को वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, समझ समझ के। सेकेंड चीज़ कि आपको एक भी डायग्राम, एक भी फ्लो चार्ट या फिर कोई भी टेबल गिवन है, आपको एक भी चीज़ें मिस नहीं करनी। तो नेक्स्ट पॉइंट कि आपको बायो के नोट्स नहीं बनाने, बिल्कुल भी नहीं बनाने आपके बायो के नोट। क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम नोट्स बनाते हैं ना, तो फिर लास्ट में रिवाइज के टाइम पे हम सोचते हैं कि हम नोट्स से रिवाइज करें या फिर एनसीईआरटी रिवाइज करें। तो उस चक्कर में आप एनसीईआरटी को अवॉइड कर देते हो और आप नोट्स की तरफ भागते हो। तो आपकी एनसीईआरटी नोट्स है, आपकी एनसीईआरटी में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो मैं आपको बोलूंगी कि इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। आप जो बोलते हो ना कि आपका स्कोर जो 280 के आगे नहीं बढ़ रहा है, वो इसी वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि आप एनसीईआरटी जब पढ़ते हो ना, तो आप एनसीईआरटी की काफ़ी लाइन्स ऐसी होती हैं जिनको आप इग्नोर करते हुए चलते हो। जो आपको लगता है कि नॉर्मल सी स्टेटमेंट है, इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक बुक बताती हूँ जो मुझे सच में लगे कि हाँ ऐसे पढ़नी चाहिए। मैं आपको बुक दिखा देती हूँ। तो ये वो बुक है, पूरी 11th और 12th इसमें कवर्ड है। सबसे अच्छी चीज़ जो इस बुक में है वो मैं आपको बताती हूँ कि देखो, ये पूरी एनसीईआरटी गिवन है, लेकिन इसमें क्या अलग चीज़ है। इसमें बता रखा है कि हाँ कैसे क्वेश्चन फ्रेम होके आता है। जैसे इस लाइन से 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2016 में जैसे यहाँ क्वेश्चन आया था, 19 में यहाँ क्वेश्चन आया था। तो ऐसे पूरा इसमें बता रखा है कि हाँ कौन सी लाइन से किस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। और 2022 की अगर हम बात करते हैं तो 80% क्वेश्चन इसी बुक में से पूछे गए थे। इस बुक में टोटल 6000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए हैं आपके पास। देखो, टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए गिवन है, और उसमें भी गिवन है कि हाँ एनसीईआरटी के इस पेज से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। सारे टॉपिक वाइज हैं इसमें। उसके बाद एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, और जो नया पैटर्न है अपना नीट का कि उसमें लाइक ये वाले मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए भी आपके पास क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो 4 स्टेटमेंट वाले आते हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, असर्शन वगैरह। ऐसे ही सारे चैप्टर इसमें कवर है। बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए कि आपको कैसे पढ़ना है। लाइन्स को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, पूरी एक एक लाइन आपको पढ़नी है। बायो कैसे रिवाइज करती थी, अगर मैं फिजिक्स पढ़ रही हूँ तब भी मैं बायो की बुक अपने पास रखती थी, अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ तब भी मैं बायो की बुक अपने पास रखती थी। जब भी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री से थोड़ा सा भी बोर होने लगती थी ना, तो उस टाइम पे मैं बायो का कोई भी चैप्टर रिवाइज कर लेती थी। और मैं दिन में लाइक 3 घंटे तो ऐसे निकालती थी जिसमें लाइक मतलब नए जो चैप्टर पढ़ूँ मैं। रिवाइज तो मैं करती रहती थी दिन में, जब भी मुझे टाइम मिलता था, जब भी थोड़ा सा बोर वाली फीलिंग आती थी, तो मैं हमेशा बायो ही पढ़ती थी।
तो आप भी ऐसे कर सकते हो कि जब भी आपको रेस्ट चाहिए हो केमिस्ट्री पढ़ के, फिजिक्स पढ़ के, तो रेस्ट करने की बजाय आप उसको थोड़ा यूटिलाइज कर सकते हो और अपना बायो का चैप्टर रिवाइज कर सकते हो उस टाइम पे। तो ऐसे आपका रिवीजन भी साथ साथ चलता रहेगा और आप आगे भी नए नए जो चैप्टर्स हैं वो भी साथ साथ पढ़ते रहोगे। नेक्स्ट पॉइंट कि बायोलॉजी में स्पीड बढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पेपर कभी लेंदी आ जाता है, कभी नॉर्मल आ जाता है। जैसे इस बार जो पेपर था वो काफ़ी लेंदी आया था, तो ऐसे टाइम में क्या था कि बायो काफ़ी लेंदी थी, तो आपकी स्पीड ज़्यादा थी तो आप पेपर अच्छा करके आते। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मैं अपने लाइक प्रीवियस ड्रॉप में क्या करती थी कि मुझे लगता था कि बायोलॉजी में तो क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, तो मैं अपना एनसीईआरटी पढ़ती थी, जबकि ऐसा नहीं होता है। एनसीईआरटी पढ़ना 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 उससे कुछ नहीं हो पाएगा जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। और इस बार मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, तब जाके मेरा सिलेक्शन हो पाया। बायो में 360 स्कोर करना बहुत ज़्यादा ईजी है, और अगर आप बायो में 360 स्कोर करते हो ना तो कहीं ना कहीं आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर लेते हो। क्योंकि अगर बायो में अच्छा स्कोर कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि हाँ फिजिक्स में आपके थोड़े कम नंबर भी हो तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। जैसा मेरे साथ हुआ था कि मेरे बायो में अच्छे नंबर थे लेकिन मेरे फिजिक्स में 100 ही नंबर थे, लेकिन तब भी सिलेक्शन इसी रीजन से हो पाया। और एक और चीज़ कि अगर आप किसी कोचिंग में हो तो आप लोग पूछते हो कि हाँ हम कोचिंग के मॉड्यूल्स पढ़ें या फिर क्या पढ़ें। मॉड्यूल्स पे अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, ये गलती मैं कर चुकी हूँ। क्योंकि आपको पता है एट द एंड आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपके टीचर भी लास्ट में आके आपको बोल देंगे कि अब आप एनसीईआरटी पढ़ लेना। तो फिर उस टाइम पे आप एनसीईआरटी की 1 या 2 रीडिंग ही ले पाओगे, जबकि एनसीईआरटी की रीडिंग 10 से ऊपर टाइम पे लेनी पड़ती है। तब जाके आप एनसीईआरटी में इतने प्रो होते हो कि हाँ कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर दूंगा। ये कॉन्फिडेंस इतना ईजिली नहीं आता है। कुछ ऐसा हाई फाई मैंने कुछ नहीं बताया, वही चीज़ें हैं जो मैंने खुद से फॉलो की हैं। और पता है ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सुनने में लगती हैं कि अच्छा ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन आप खुद से पूछ के देखना, आप ऐसे नहीं पढ़ रहे होंगे तभी आपके मार्क्स कमा रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन और बाय बाय।